नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कुंज क्लासेस में। मैं हूं सवेरा कुशवाहा और आप हैं मेरे साथ। आज की इस सेशन में आज हम यहां पर पढ़ने वाले हैं प्रश्न संग्रह। प्रश्न संग्रह में हम कौन कौन से टॉपिक्स के प्रश्न पढ़ने वाले हैं यहां पर, तो शोध अभिवृत्ति यूनिट सेकंड और साथ ही साथ कम्युनिकेशन, इन दोनों का जो प्रश्न संग्रह है या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, मैंने पूरा चैप्टर कंप्लीट कराने के बाद, पूरी यूनिट कंप्लीट कराने के बाद कोई भी क्वेश्चन की बैंक की सीरीज नहीं लाई थी। तो अब हम आज यहाँ पर देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में शोध अभिवृत्ति से पूछे गए हैं और साथ ही साथ आगामी परीक्षा के लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, इसमें 2 यूनिट कवर होने वाली हैं, शोध अभिवृत्ति और कम्युनिकेशन मतलब कि संचार। ठीक है, तो चलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब इन सब की बकवास लास्ट में होगी, आप सब होशियार हैं वैसे भी कर देंगे। हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, शोध में परिकल्पना का क्या अर्थ है। ये 2023 के नेट JRF के पेपर फर्स्ट में पूछा गया था। लिखा है शोध में परिकल्पना का क्या अर्थ है, डेटा संग्रह की विधि, शोध का उद्देश्य, एक अनुमानित कथन, निष्कर्ष। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट में बताइए और मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जल्दी जल्दी हम कंप्लीट करेंगे। आप सभी लोग वीडियो पॉज करके और नीचे क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एक अनुमानित कथन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। सर्वेक्षण विधि किस प्रकार के शोध में प्रयुक्त होती है, 2022 में पूछा गया है ये। ऐतिहासिक शोध में, वर्णनात्मक शोध में, प्रयोगात्मक शोध में, सैद्धांतिक शोध में। आप लोग जल्दी से कमेंट करिए, मैं इसका आंसर बता रहा हूँ। इसका राइट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर बी, वर्णनात्मक शोध। ठीक है, सर्वेक्षण विधि किस में यूज़ की जाती है, तो वर्णनात्मक शोध में। नेक्स्ट देखिए 2021 में नेट JRF में पूछा गया था। देखिए क्या लिखा है, शोध में नैतिकता का क्या महत्व है, डेटा संग्रह, विश्वसनीयता बढ़ाना, रिपोर्ट लेखन, निष्कर्ष की व्याख्या। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट में बताइए, मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर होगा विश्वसनीयता बढ़ाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है, प्लेजरिज्म का अर्थ क्या है। ठीक है, 2020 में पूछा गया यह क्वेश्चन। मौलिक कार्य, डेटा विश्लेषण, दूसरों के कार्य की नकल, निष्कर्ष की व्याख्या। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट करें, मैं इसको बता रहा हूँ। तो राइट आंसर इसका होगा दूसरों के कार्य की नकल करना। ठीक है, प्लेजरिज्म। जब हम साहित्य पढ़ रहे हैं तो साहित्य की नकल को हमने क्या कहा था, प्लेजरिज्म कहा था। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है, डेटा त्रिभुजीकरण किसके लिए उपयोगी है, 2024 में ये पूछा गया है। अभी हाल के एग्ज़ाम में जो हुआ था दिसंबर में, उसकी बात की जा रही है यहाँ पर। सॉरी, दिसंबर नहीं बोलना चाहिए मुझे, 2024 का एग्ज़ाम था, लेकिन ये हुआ कब था, 2025 के जनवरी में हुआ है। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, परिणामों की सटीकता बढ़ाने के लिए, डेटा संग्रहण की गति बढ़ाने के लिए, शोध के समय को कम करने के लिए, केवल प्राथमिक डेटा के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वीडियो पॉज करके आप सब कमेंट करिए, मैं इसका राइट आंसर बता रहा हूँ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डेटा त्रिभुजीकरण के लिए, तो परिमाणों की सटीकता बढ़ाने के लिए। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, परिणामों की सटीकता बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट देखिए क्या है, क्रिया अनुसंधान का उद्देश्य क्या है, 2023 में पूछा गया है। ऑप्शंस हैं, नए सिद्धांत विकसित करना, शैक्षणिक समस्याओं का समाधान करना, और देखिए ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन करना। तो जल्दी से देख लीजिए सभी क्वेश्चन, सभी लोग ये लीजिए, मैं थोड़ा सा छोटा करते हैं उसको, ये देखिए, और जल्दी से आप लोग कमेंट करें। तो मैं इसका राइट आंसर तब तक बता देता हूँ आप सभी को। इसका राइट आंसर होगा शैक्षणिक समस्याओं का समाधान करना। नेक्स्ट देखिए क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, देखिए शोध प्रक्रिया का पहला चरण क्या है, 2022 में पूछा गया है। डेटा विश्लेषण, शोध समस्या की पहचान, रिपोर्ट लेखन, परिकल्पना का निर्माण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट में बताइए, मैं बता रहा हूँ। इसका राइट आंसर होगा शोध समस्या की पहचान। नेक्स्ट देखिए क्या है, शोध डिजाइन का मुख्य उद्देश्य क्या है, 2021 में पूछा गया है। डेटा संग्रह, अनुसंधान की योजना बनाना, शोध का समापन, रिपोर्ट लेखन। इसका राइट आंसर क्या होगा आप सभी लोग कमेंट में बताइए, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। इसका राइट आंसर क्या होगा, अनुसंधान की योजना बनाना। नेक्स्ट देखिए क्या है, मिश्रित विधि का अर्थ है, 2020 में पूछा गया है। मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों का उपयोग, केवल मात्रात्मक डेटा, केवल गुणात्मक डेटा, प्रयोगात्मक डेटा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, शोध में प्राथमिक डेटा का स्रोत क्या है, 2024 में पूछा गया। साक्षात्कार, रिपोर्ट, पुस्तकालय और
लेख। तो इसका आंसर तो बहुत इजी है, आप सब लोग आराम से बता देंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? साक्षात्कार। नेक्स्ट देखिए क्या है। अब नेक्स्ट है यहाँ पर यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम संप्रेषण। मैंने 10 क्वेश्चन अभी शोध अभिव्यक्ति के लिए थे, अब 10 क्वेश्चन संप्रेषण के आएंगे। ऐसे ही करके मैं टोटल 50 क्वेश्चन लाया हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि यूनिट 2 और यूनिट 4 से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। संप्रेषण प्रक्रिया के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं? 2023 में पूछा गया है। प्रेषक, संदेश, माध्यम, ग्रहणकर्ता। प्रेषक और ग्रहणकर्ता, केवल संदेश, संदेश और माध्यम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप सब लोग कमेंट करिए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर ए, प्रेषक, संदेश, माध्यम और ग्रहणकर्ता। क्वेश्चन नंबर 12 क्या लिखा है? शोर का संप्रेषण में क्या प्रभाव होता है? संप्रेषण को बाधित करता है, संप्रेषण को सुधारता है, संदेश को स्पष्ट करता है, संदेश की गति बढ़ाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? संप्रेषण को बाधित करता है। ये तो काफ़ी इजी था, आप लोग बता दिए होंगे। नेक्स्ट देखिए क्या है। गैर मौखिक संप्रेषण का उदाहरण क्या है? 2021 में पूछा गया है। लेखन, भाषण, इशारे, टेलीफोन, वार्ता। क्या लिखा है? ध्यान से पढ़िएगा। गैर मौखिक संप्रेषण, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इशारे, ठीक है। इशारे ही है जहाँ पर हम किसका यूज़ नहीं कर रहे हैं, अपनी बातों का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। केवल हम इशारों से काम करेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 14, फीडबैक का संप्रेषण में क्या महत्व है? 2020 में पूछा गया है। प्रतिक्रिया प्राप्त करना, संदेश का अंत, संदेश की शुरुआत, संदेश को दोहराना। तो फीडबैक का मतलब क्या होता है? प्रतिक्रिया प्राप्त करना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है। मास कम्युनिकेशन का उदाहरण क्या है? 2024 में पूछा गया है। कक्षा शिक्षण, व्यक्तिगत बातचीत, टेलीविज़न प्रसारण, टेलीफोन वार्ता। मास कम्युनिकेशन, ठीक है, जब जो कि बहुत बड़े लेवल पर होता। तो बताइए ऐसा कौन सा कम्युनिकेशन है जो कि एक न्यूज़ को जल्दी से जल्दी बहुत सारे लोगों तक पहुंचा सकता है? तो टेलीविज़न प्रसारण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सांस्कृतिक बाधा संप्रेषण को कैसे प्रभावित करती है? तो आपके ऑप्शन है। संदेश की स्पष्टता को बढ़ाती है, संदेश में भ्रम उत्पन्न करती है, संप्रेषण की गति पर बढ़ाती है, संप्रेषण को सरल बनाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? संप्रेषण में भ्रम उत्पन्न करती है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अप्रत्यक्ष संप्रेषण का उदाहरण क्या है? 2022 में पूछा गया है। ईमेल, भाषण, शारीरिक हाव भाव, टेलीफोन। बताइए जल्दी से। अप्रत्यक्ष संप्रेषण, तो राइट आंसर क्या होगा? शारीरिक हाव भाव, ठीक है। नेक्स्ट देखिए। सार्थक संप्रेषण का मुख्य गुण क्या है? 2021 में पूछा गया है। स्पष्टता, लंबाई, गुप्तता, समानता। इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए सभी लोग कमेंट में। स्पष्टता, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है। ट्रांजैक्शनल मॉडल का मुख्य सिद्धांत क्या है? 2020 में पूछा गया है। दो तरफा संचार, एक तरफा संचार, केवल मौखिक संचार, शोर की कमी। ट्रांजैक्शनल मॉडल अगर आप पढ़े होंगे तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो दो तरफा संचार, इसका राइट आंसर क्या होगा? दो तरफा संचार। नेक्स्ट देखिए क्या है। प्रभावी संप्रेषण के लिए फीडबैक क्यों महत्वपूर्ण होता है? यह संदेश की पुष्टि करता है, यह संप्रेषण को बाधित करता है, यह प्रतिक्रिया को समाप्त करता है, यह प्रेषक को बदलता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करिए, सभी लोग बताइए। यह संदेश की पुष्टि करता है, आंसर नंबर ए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 कौन से हैं शोध आवृत्ति के, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है 21 नंबर। सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य क्या है? 2023 में पूछा गया है। व्यक्तिगत अध्ययन, समूहों और समुदायों का अध्ययन, केवल ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन और केवल आर्थिक समस्याओं का अध्ययन। तो राइट आंसर क्या होगा? कमेंट में करिए। समूहों और समुदायों का अध्ययन, आंसर नंबर बी, ठीक है। देखिए जल्दी जल्दी पढ़ाएंगे तो आपका भी समय बचेगा, हमारा भी समय बचेगा। आपको समझाने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि एक्सप्लेनेशन करने वाले क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन करने वाले क्वेश्चन कौन से होते हैं? जो पेपर स्टिकर में हम अपना ऑप्शनल चूज़ करते हैं।
तो इन सबको समझाने की आवश्यकता नहीं है, और आप सभी लोग वैसे भी यूजी पीजी कंप्लीट करके बैठे हुए हैं, इसको समझाने का कोई तर्क बनता नहीं है। ठीक है, तो देखिए क्या है, सामाजिक शोध में वैधता का अर्थ क्या है 2022 में पूछा गया है। डेटा की विश्वसनीयता, डेटा की सटीकता, केवल प्राथमिक डेटा, डेटा का विविधता। तो राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करिए जल्दी से। डेटा की सटीकता, आंसर नंबर बी। ठीक है, शोध में त्रुटि का मार्जिन किससे संबंधित है? निष्कर्ष की सटीकता, डेटा संग्रह की विधि, नमूना आकार, परिकल्पना। ठीक है, देख लीजिए जल्दी से क्वेश्चन। शोध में त्रुटि का मार्जिन किससे संबंधित है? निष्कर्ष की सटीकता, डेटा संग्रह की विधि, नमूना आकार और परिकल्पना। तो जल्दी से आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा। ये देखिए मैंने थोड़ा छोटा कर दिया है स्क्रीन, तो आप देख लीजिए। तो राइट आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा इसका, नमूना आकार। गुड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है, गुणात्मक शोध का मुख्य उद्देश्य क्या है 2020 में पूछा गया है। आंकड़ों का विश्लेषण, अनुभवों और धारणाओं का अध्ययन, केवल मात्रात्मक डेटा, डेटा का संकलन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर बी, अनुभवों और धारणाओं का अध्ययन। डेटा विश्लेषण का पहला चरण क्या है 2024 में पूछा गया है। डेटा संग्रहण, डेटा वर्गीकरण, डेटा की व्याख्या, डेटा का निष्कर्ष। इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट में करिए जल्दी से, डेटा वर्गीकरण। ठीक है, आंसर नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 26, अवलोकन विधि, ऑब्जर्वेशन मेथड। ठीक है, किस प्रकार के शोध में उपयुक्त है? मात्रात्मक शोध, गुणात्मक शोध, प्रयोगात्मक शोध, सर्वेक्षण शोध। जो मात्रात्मक शोध है उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, क्वांटिटेटिव रिसर्च। गुणात्मक शोध को क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च। प्रयोगात्मक शोध को क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। और सर्वेक्षण शोध को क्या बोलते हैं, सर्वे। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, अभी तक आप लोगों ने चूज कर लिया होगा। तो इसका राइट आंसर हाँ बिल्कुल सही है, गुणात्मक शोध। ठीक है, सहज परिकल्पना का अर्थ क्या है 2022 में पूछा गया है। परीक्षण योग्य परिकल्पना, सिद्धांत आधारित परिकल्पना, प्रारंभिक विचार, केवल अनुमान। तो राइट आंसर क्या होगा इसका जल्दी से बताइए, प्रारंभिक विचार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, शोध में डेटा समरूपता का क्या महत्व है? सटीकता सुनिश्चित करने के लिए, डेटा की विविधता के लिए, डेटा को संरक्षित करने के लिए, डेटा का वर्गीकरण करने के लिए। तो राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए सभी लोग, सटीकता सुनिश्चित करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, शोध का उद्देश्य क्या होना चाहिए 2020 में पूछा गया है। केवल सिद्धांत प्रस्तुत करना, वास्तविक समस्याओं का समाधान करना, केवल डेटा संग्रह, केवल लेखन कार्य। शोध का उद्देश्य क्या होना चाहिए, केवल सिद्धांत प्रस्तुत करना, वास्तविक समस्याओं का समाधान करना, केवल डेटा संग्रह, केवल लेखन कार्य। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वास्तविक समस्याओं का समाधान करना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 30, प्लेसबो प्रभाव का उपयोग किस प्रकार के शोध में किया जाता है? प्रयोगात्मक शोध, ऐतिहासिक शोध, गुणात्मक शोध, केवल सर्वेक्षण। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, प्रयोगात्मक शोध में प्लेसबो का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, संप्रेषण का क्वेश्चन आ गया। प्रभावी संप्रेषण में दृष्टिकोण का क्या महत्व है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन में जो हमारा दृष्टिकोण है, मतलब पर्सपेक्टिव है, उसका क्या महत्व है? संदेश को सरल बनाना, संदेश को स्पष्ट और आकर्षक बनाना, संदेश को लंबे समय तक रखना, संदेश को दोहराना। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, संदेश को स्पष्ट और आकर्षक बनाना। ठीक है, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, एक तरफा संदेश का उदाहरण क्या है? भाषण, बातचीत, चर्चा, इंटरव्यू। भाषण, बातचीत, चर्चा, इंटरव्यू, एक तरफा। ठीक है, सोच के थोड़ा सा आंसर दीजिएगा।
चलिए मैं बताता हूँ इसका राइट आंसर क्या होगा, भाषण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामूहिक संप्रेषण का क्या उदाहरण है? एक उदाहरण कौन सा है सामूहिक संप्रेषण का? रेडियो, टेलीफोन, व्यक्तिगत वार्ता, पाठ्यक्रम। तो 33 नंबर क्वेश्चन, राइट आंसर बताइए जल्दी से। तो रेडियो। ठीक है, रेडियो में ही सामूहिक संप्रेषण होता है। ठीक है, जैसे पॉडकास्ट वगैरह होती हैं तो वहाँ की बात की जा रही है। नेक्स्ट देखिए क्या है, प्रभावी संप्रेषण के लिए सामान्य भाषा का उपयोग क्यों आवश्यक है? बताइए, ऑप्शन है आपके पास। भाषा की बाधा को कम करने के लिए, संदेश की गति बढ़ाने के लिए, संप्रेषण को रोचक बनाने के लिए, संदेश को छोटा करने के लिए। क्वेश्चन देख लीजिए एक बार और। प्रभावी संप्रेषण के लिए सामान्य भाषा का उपयोग क्यों आवश्यक है? भाषा की बाधा को कम करने के लिए, संदेश की गति बढ़ाने के लिए, संप्रेषण को रोचक बनाने के लिए, संदेश को छोटा करने के लिए। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, भाषा की बाधा को कम करने के लिए। ठीक है, आंसर नंबर ए। नेक्स्ट देखिए क्या है, आधुनिक संप्रेषण उपकरण में से कौन सा प्रमुख है? फिर से पढ़िए एक बार क्वेश्चन, आधुनिक संप्रेषण उपकरण में से कौन सा प्रमुख है? ईमेल, टेलीग्राम, पोस्ट कार्ड या फिर रेडियो। राइट आंसर क्या होगा इसका, ईमेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अप्रत्यक्ष फीडबैक का उदाहरण क्या है? ठीक है, अप्रत्यक्ष फीडबैक, ध्यान से पढ़िएगा। ऑप्शन देखिए, मौखिक प्रतिक्रिया, शारीरिक संकेत, लिखित उत्तर, डेटा विश्लेषण। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, शारीरिक संकेत। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, अर्थपूर्ण संप्रेषण की मुख्य विशेषता क्या है? 2022 में पूछा गया है। जटिलता, सटीकता, अस्पष्टता, गुप्तता। अर्थपूर्ण संप्रेषण मतलब कि मीनिंगफुल कम्युनिकेशन या फिर ट्रांसमिशन। बताइए जल्दी से क्या है इसका राइट आंसर, क्या होगा, सटीकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 38। आधुनिक संप्रेषण मॉडल किस पर केंद्रित है? आधुनिक संप्रेषण मॉडल किस पर केंद्रित है? संदेश की संरचना, प्रेषक और ग्रहणकर्ता के संबंध, संदेश की लंबाई, संदेश के समय। तो राइट आंसर आप सब लोग कमेंट करिए, मैं यहाँ पर इसका उत्तर बता रहा हूँ। बिल्कुल सही, वही जो हमेशा तुक्का लगता है, जो सबसे बड़ा ऑप्शन देखिए उसी में मार दो। तो आंसर नंबर बी इसका सही है, प्रेषक और ग्रहणकर्ता के संबंध। संचार की बहुस्तरीय बाधा का क्या अर्थ है? तकनीकी बाधा, सामाजिक बाधा, सांस्कृतिक बाधा, उपरोक्त सभी। जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। देखिए उपरोक्त सभी मिला हुआ है इतने देर बाद, तो उपरोक्त सभी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, संचार की बहुस्तरीय बाधा बहुत सारी हो सकती हैं, तकनीकी भी हो सकती है, सामाजिक भी हो सकती है और सांस्कृतिक तो होती ही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, गैर मौखिक संप्रेषण की प्रमुख विशेषता क्या है? इसका दृश्य होना, इसका श्रव्य होना, इसका टेक्स्ट आधारित होना, इसका केवल मौखिक रूप में होना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, थोड़ा सा सोच समझ के बताइएगा। मैं बताता हूँ इसका राइट आंसर होगा इसका दृश्य होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिक्स क्वेश्चन आएंगे। ठीक है ना, 40 से 50 के बीच में मिक्स क्वेश्चन है, आप उन्हीं को क्या करेंगे, आंसर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। शोध में साहित्य समीक्षा का उद्देश्य क्या है? 2023 में पूछा गया है। केवल डेटा संग्रह करना, शोध के विषय को समझना और मौजूदा ज्ञान का विश्लेषण करना, शोध में त्रुटियों का पता लगाना, शोध के परिणामों का परीक्षण करना। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर बिल्कुल सही, जो सबसे बड़ा दिख रहा है उसी में टिक कर दीजिए, शोध के विषय को समझना और मौजूदा ज्ञान का विश्लेषण करना। ठीक है ना, नेक्स्ट देखिए क्या है, त्रुटि का प्रकार किसे प्रभावित करता है? शोध प्रक्रिया की गति को, शोध के परिणाम की सटीकता को, केवल प्राथमिक डेटा, शोध विषय का चयन। त्रुटि का प्रकार, तो जल्दी से देखिए और बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। आंसर होगा इसका शोध के परिणाम की सटीकता। हमेशा वही जो सबसे बड़ा दिखे उसी में टिक कर दीजिए, और ये अक्सर पेपर में भी ये तुक्का काम करता है, आप सभी लोग जानते ही हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, प्रभावी संप्रेषण के लिए सांस्कृतिक जागरूकता क्यों आवश्यक है?
इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए सांस्कृतिक जागरूकता, ठीक है, क्यों आवश्यक है? भाषा की विविधता को बढ़ाने के लिए, संदेश की समझ और प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए, तकनीकी बाधाओं को दूर करने के लिए, डेटा संग्रहण के लिए। देखिए बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे होंगे जो कि आपको सारे ऑप्शन सही लगेंगे। इन सारे सही ऑप्शन में से आपको जो सबसे ज़्यादा सही है और जो सबसे ज़्यादा नज़दीक बैठ रहा है क्वेश्चन के, उसी में टिक करना होता है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? संदेश की समझ और प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, ये रहा। इसके लिए थोड़ा सा स्क्रीन छोटा कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 44 क्या लिखा है? मौखिक और गैर मौखिक संप्रेषण के बीच अंतर क्या है? मौखिक और गैर मौखिक संप्रेषण के बीच अंतर क्या है? पहला ऑप्शन है मौखिक संप्रेषण सुनाई देता है, गैर मौखिक केवल पढ़ा जा सकता है। मौखिक में शब्दों का उपयोग होता है, गैर मौखिक में हाव भाव और प्रतीकों का। मौखिक केवल व्यक्तिगत बातचीत और गैर मौखिक केवल सामूहिक संचार। मौखिक केवल भाषण है और गैर मौखिक केवल लिखित है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, जल्दी से बताइए। जो सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है आपको उसी में टिक कर दीजिए। सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है आपको? आंसर नंबर बी, मौखिक में शब्दों का उपयोग होता है, गैर मौखिक में हाव भाव और प्रतीकों का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, परिकल्पना परीक्षण के चरण क्या हैं? हाइपोथेसिस के क्या पूछ रहा है? चरण पूछा है। तो बताइए क्या है? ऑप्शन ये आपके सामने है। डेटा संग्रह, डेटा प्रस्तुति, डेटा निष्कर्ष, समस्या परिभाषा, परिकल्पना निर्माण, परिकल्पना परीक्षण। तीसरा है परिकल्पना निर्माण, केवल डेटा संग्रह, निष्कर्ष, डेटा वर्गीकरण, ग्राम निर्माण, परिकल्पना स्वीकार करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। एक बार क्वेश्चन देखिए, परिकल्पना परीक्षण के चरण क्या है? ये रहा ऑप्शन, जल्दी से आप लोग ऑप्शन बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? समस्या परिभाषा, परिकल्पना निर्माण और परिकल्पना परीक्षण, ठीक है, आंसर नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, प्रारूपण का अर्थ क्या है? प्रारूपण का अर्थ क्या है? डेटा का वर्गीकरण करना, रिपोर्ट या दस्तावेज को व्यवस्थित रूप से तैयार करना, डेटा का विश्लेषण करना, केवल लेखन तैयार करना। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका, कमेंट में जल्दी से। राइट आंसर होगा रिपोर्ट या दस्तावेज को व्यवस्थित रूप से तैयार करना, ठीक है, आंसर नंबर बी। 47 नंबर क्वेश्चन में पहुंच गए हम। देखिए क्या है, शोध में संदर्भ शैली क्यों महत्वपूर्ण है? लेख को सजाने के लिए, शोध की वैधता और प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए, शोध को आकर्षक बनाने के लिए, केवल डेटा प्रस्तुत करने के लिए। शोध, तो राइट आंसर क्या होगा इसका? शोध की वैधता और प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 48, सामूहिक संचार की एक विशेषता क्या है? तो ऑप्शंस क्या है? यह दो लोगों के बीच होता है, इसमें बड़े दर्शक समूह शामिल होते हैं, यह व्यक्तिगत वार्तालाप है, यह केवल तकनीकी उपकरणों के माध्यम से होता है। जल्दी से आप सभी लोग कमेंट में आंसर कीजिए। इसमें बड़े दर्शक समूह शामिल होते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, सेकंड लास्ट है हमारा ये। डेटा प्रस्तुति के प्रमुख तरीके कौन से हैं? चार्ट, ग्राफ और टेबल, केवल ग्राफ, केवल चार्ट, केवल लिखित विवरण। जल्दी से बताइए डेटा प्रस्तुति के प्रमुख तरीके कौन से हैं? चार्ट, ग्राफ और टेबल, केवल ग्राफ, केवल चार्ट, केवल लिखित विवरण। इसका राइट आंसर क्या होगा? चार्ट, ग्राफ और टेबल। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा। नेटवर्किंग का उपयोग किस प्रकार किया जाता है? केवल व्यक्तिगत डेटा साझा करने के लिए, ज्ञान, जानकारी और संसाधनों का आदान प्रदान करने के लिए, केवल शोध पत्र प्रस्तुत करने के लिए, डेटा संग्रहण के लिए। तो मैं इसको छोटा कर देता हूं, तो आप सभी लोग देखिए और जल्दी से कमेंट करिए, ठीक है, दिख रहा होगा आप सभी को। जल्दी से कमेंट करिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो मैं बताता हूँ, इसका राइट आंसर होगा ज्ञान, जानकारी और संसाधनों का आदान प्रदान करने के लिए, ठीक है, आंसर नंबर बी। जो सबसे बड़ा होता है अक्सर वही राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आप सबको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग नोट्स बना रहे होंगे। ये सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं
ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि रिपीट हो सकते हैं, इसलिए मैंने इन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर किया हुआ है और ये हाल ही के एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं। ठीक है, 2022 में, 2023 में और 2024 में पूछा गया है। मैं वही क्वेश्चन यहाँ पर लाया हूँ। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके के महत्वपूर्ण वीडियो और क्लासेस जो मैं लेता रहूँगा तो आगे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, और जितने भी वीडियोस इन सब टॉपिक से रिलेटेड हैं उन सभी को मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया हुआ है। आप आइए वहाँ पर कमेंट करिए और वहाँ से अन्य वीडियो को भी देखिए। ठीक है, चलिए, जय हिंद, धन्यवाद।